नमस्कार, मैं हूं उमेश जोशी। स्वागत आपका आपके अपने कार्यक्रम प्रॉपर्टी गुरु में। हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी आपकी समस्याओं के समाधान। साथ ही हम अपने प्रोग्राम के जरिए आपको प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में वो सभी बातें बताते हैं जिनसे आपको प्रॉपर्टी खरीदने में आसानी हो। आज प्रॉपर्टी गुरु में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हो सकते हैं फेस्टिव सीजन में घर सस्ते। इस पर हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं प्रदीप मिश्र और पंकज सरावगी। आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। अगर आप हमारे दोनों एक्सपर्ट से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे स्टूडियो में फ़ोन मिला सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। हम अपने फ़ोन नंबर बता देते हैं। कागज़ कलम लेकर बैठना चाहें तो आप कागज़ कलम लेकर के अपने नंबर नोट कर सकते हैं, वरना हम टीवी स्क्रीन पर ये नंबर बार बार फ्लैश करेंगे। नंबर है हमारे 66450017, 66450018। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि फ़ोन मिलाने से पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम धीमे कर लें। इससे आपको सवाल पूछने में, हमारे एक्सपर्ट को सवाल समझने में और उसके बाद सवाल समझकर सही सही जवाब देने में सहूलियत होगी। घर खरीदने वालों के लिए रियल एस्टेट डेवलपर्स के स्पेशल ऑफर और स्कीम के फॉर्मूला काम नहीं आ रहे हैं। जून के महीने में दिल्ली एनसीआर में घरों की सेल्स में गिरावट का ट्रेंड रहा। इस दौरान घरों की कीमतें स्टेबल रहीं और इन्वेंट्री रिकॉर्ड लेवल 66.99 करोड़ वर्ग फुट पर पहुंच गई। इससे फेस्टिव सीजन में प्रॉपर्टी के सस्ते होने के आसार बढ़ गए हैं। घर खरीदने वालों के लिए स्पेशल ऑफर और स्कीम का रियल एस्टेट डेवलपर्स का फार्मूला काम नहीं आ रहा है। जून तिमाही में दिल्ली एनसीआर में घरों की सेल्स में गिरावट का ट्रेंड रहा। इस दौरान घरों की कीमतें स्टेबल रहीं और इन्वेंट्री रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई। इससे फेस्टिव सीजन में प्रॉपर्टी के सस्ता होने के आसार बढ़ चुके हैं। एनआरआई की तरफ से डिमांड में बढ़ोतरी और अफोर्डेबल सेगमेंट में नए लॉन्च से यहां सेल्स बढ़ी है। एक प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म के डाटा के मुताबिक तिमाही दर तिमाही आधार पर एनसीआर में सेल्स में 13% की गिरावट आई। इसकी सबसे ज्यादा मार लग्जरी होम सेगमेंट पर पड़ी है। बाजार में गिरावट की हालत में कंज्यूमर सेंटीमेंट डाउन होता है, लिहाजा कोई भी ऑफर काम नहीं करता। होम लोन रेट में कटौती सेल्स को कुछ हद तक पटरी पर ला सकती है। कुछ प्रॉपर्टी डेवलपर्स कैश की दिक्कत से जूझ रहे हैं। घरों की बिक्री में सुस्ती से उनकी हालत और भी खराब हो चली है। लिक्विडिटी पर और सख्ती के लिए आरबीआई की तरफ से किए गए उपायों से रियल एस्टेट डेवलपर्स के लोन की कॉस्ट और बढ़ेगी। हाल फिलहाल में होम लोन रेट में कमी की संभावना बेहद कम है। ऐसी हालत में डेवलपर्स मार्जिन के बजाय कैश फ्लो पर फोकस करेंगे। सेल्स में गिरावट है, ऐसे में डेवलपर्स को लग रहा है कि उनका कैश फ्लो लोन सर्विस के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सेल्स को बढ़ावा देने के लिए डेवलपर्स कीमतों में गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। इस बारे में पहले से ही कुछ संकेत मिलने लगे हैं। प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के मुताबिक कीमतों में स्थिरता है, लेकिन मोलभाव करने पर ज्यादातर डेवलपर्स डिस्काउंट देने के लिए भी तैयार हैं। सौरभ शर्मा, हरियाणा न्यूज। प्रदीप जी, इन्वेंट्री देखकर तो मैं भी चौंक गया, आप भी चौंके होंगे जी। 66.99 करोड़ वर्ग फुट, इतनी इन्वेंट्री है, कहाँ खपेगी ये? जोशी जी देखिए, मार्केट ट्रेंड जो इस टाइम साउंड कर रही है वो मार्केट स्टैग्नेंसी की तरफ साउंड कर रही है। मैं कहूँगा थोड़ा सेल्स में गिरावट भी आई है। मार्केट ओवरऑल अगर आप देखें तो दिल्ली एनसीआर की मार्केट में इस टाइम रुकी हुई कहूँगा, और ये चीज़ ट्रेंड मेरे को आने वाले इलेक्शंस तक ये ट्रेंड सेम ऐसे ही नजर आया। जैसे हमने कई बार अपने प्रोग्राम में चर्चा भी की और लोगों को हिदायतें भी दी कि इस टाइम मार्केट में बहुत शॉर्ट टर्म में वो एक्सपेक्टेशन ना रखें कि बहुत कुछ अच्छा रिटर्न उनको मिल सकता है। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट करने निकल रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटिव हो। इस टाइम मार्केट स्टेगनेंसी के में कुछ कारण जो मेरे को नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे, और फेस्टिवल सीजन पे अच्छे रेट्स मिलने की जो उम्मीद नज़र आ रही है, उसके पीछे फैक्टर्स जो हैं उसमें मेरे को स्टॉक मार्केट का गिरना, इन्फ्लेशन का ज़्यादा होना, रुपये की वैल्यू का डाउन होना, ये सब फैक्टर्स हैं जो कि आने वाले टाइम में मार्केट को इसी तरह से साल डेढ़ साल तक खिंचते नज़र आएंगे वो। तो फेस्टिवल सीजन में ऐसे मौके पर
आप देख सकते हैं कि डेवलपर की तरफ से और अच्छी स्कीम्स, साथ में कोई कार मिल रही है आपको, या एडिशनल चार्जेस में कोई वेव है, या पीएलसी में वेव है, ऐसी स्कीम्स आपको इस टाइम पे आने वाले टाइम में मिल सकती सिक्का है। सोने का सिक्का तो मैं एक छोटी स्कीम कहूंगा, लेकिन वो ट्रेंड से आगे बढ़ चुकी है मार्केट। वो इस टाइम चल रही थी स्कीम्स, लेकिन अब वो भी ट्रेंड आगे हो चुका है। अब वो सोने का सिक्का कार में बदलने वाला है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिवाली के आसपास आपको ऐसी स्कीम्स भी मिल सकती हैं। जी सरावगी जी, जब प्रॉपर्टी में एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर काम करता है। लोगों को लगता है कि जब प्राइसेस गिर रही हैं तो आगे और गिरेंगी, इसलिए गिरती प्राइसेस पर भी कोई प्रोडक्ट खरीदता नहीं खरीदता। तो ये ट्रेंड जो अभी शुरू हुआ है और नई नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, तो क्या उन स्कीम्स का कोई फायदा मिलेगा डेवलपर्स को? ये देखिए, जब ये ट्रेंड आपने कहा कि जब बायर के मन में ये आता है कि और भी गिरेगा, तो वो एक डिसीजन मेकिंग में पोस्टपोन कर देता है। वो सोचता है आज नहीं, मैं और 1 महीना वेट कर लूँ, 2 महीने वेट कर लूँ। तो ये जो बिल्डर जो स्कीम लाते हैं जिसमें वो कार ऑफर करते हैं या एडिशनल पेमेंट प्लान, स्पेशल पेमेंट प्लान, उससे एक जो बायर है जो अनिश्चितता के मोड में है, उसको लगता है अभी मौका अच्छा है, मैं अपना कुछ बेनिफिट ले लूँ, तो उसको एक कैटलिस्ट की तरह ये एक्ट करता है। इसमें बिल्डर को फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। जो फेंस सिटर बायर जिसे हम कहते हैं, वो इसके अंदर जरूर फ़ायदा उठा सकता है। छोटा से छोटा दुकानदार, बिजनेसमैन और बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन, इन दोनों के बीच में करोड़ों करोड़ों लोग हैं। एक भी आदमी आपने कभी देखा है जो अपना प्रोडक्ट घाटे में बेचता हो? वो घाटे में कोई 2 कार भी देगा तब तो भी वो उसको फायदा है, यानी वो फायदा कहीं देख रहा है तभी वो 1 कार या 2 कार दे रहा है या कोई इंसेंटिव दे रहा है। मेरा यहाँ यही अपने दर्शकों को कहना है कि वो इंसेंटिव जरूर देगा, वो उसकी मार्केटिंग गिमिक्स है। और आपने जैसे कहा घाटे में कोई नहीं बेचता, देयर आर नो फ्री लंचेस जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे बायर को थोड़ा सूझबूझ से भी काम लेना चाहिए, इन चीज़ के लुभावने में भी नहीं आना चाहिए। अगर वो चीज़ जेन्युइनली ठीक है और उनको उसकी ज़रूरत है तो मौका अच्छा है, हम थोड़ा डिस्काउंट ज़्यादा ले लें। अदरवाइज खाली डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए वो चीज़ ले लें, ये बात भी ठीक नहीं है। दिस एप्लीकेबल टू ये रियल एस्टेट पे भी यही अप्लाई होता है। प्रदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजनेसमैन अगर है तो वो अपने मार्जिन को कम करके भी बेच सकता है। मतलब मार्जिन तो वो ले ही रहा होगा, लेकिन वो अगर मार्जिन को कम करके बेच सकता है और अच्छी स्कीम दे सकता है मार्केट में अपनी सेल्स को पुश करने के लिए, तो एक फैक्टर हो सकता है कि रेट्स आपको अच्छे मिले या स्कीम्स आपको अच्छी मिले। लेकिन उन स्कीम्स को इवैल्यूएट करना, क्या वो स्कीम्स जो दिख रही हैं वो एक्चुअल में वो चीज़ है भी या नहीं, क्या नीचे कोई स्टार लगा हुआ है, कंडीशन अप्लाई है, इन सब चीज़ों को देख के इवैल्यूएट करके तब आपको लेना चाहिए। न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एडवर्टीजमेंट पे जो आपको एक अच्छा लिक्विडेटिव ऑफर नज़र आता है, उस पे एकाएक डिसीजन ना लें जब तक उसे पूरा मार्केट कंडीशंस के हिसाब से वैल्यूएट ना कर लें, तब तक ऐसी किसी भी स्कीम में बाय ना करें। जी प्रदीप जी, प्रोडक्ट तैयार है, पैसा लगा चुके हैं बिल्डर डेवलपर, हालांकि उसका पार्शियल अमाउंट वो ले भी चुके हैं बुकिंग करके, लेकिन अभी तक प्रोडक्ट उनका बिक नहीं रहा है, तो वो कब तक रिटेन कर सकते हैं? क्योंकि रिटेंशन पावर भी एक सीमा तक होती है, उसके बाद नहीं होती है। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट तक तो डेवलपर मैनेज कर ही लेता है, और अब तक जो ट्रेंड रहा है 200-300% तक प्रॉफिट रहा है। तो अगर डेवलपर, मैं समझता हूँ 50% भी अपनी सेल कर चुका है और उसने अपने फंड्स को दाएं बाएं नहीं ट्रांसफ़र किया है, तो वो ज़रूर उस प्रॉपर्टी को बना सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि डेवलपर की अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है और डेवलपर सभी काम सही मानकों पे कर रहा है, जैसे पेमेंट जो प्रोजेक्ट के लिए ली जा रही है वो एस्क्रो अकाउंट में ली जा रही है, वो उसके फंड को डाइवर्ट नहीं कर रहा है, तो बायर सेफ होता है कि हाँ उसका प्रोजेक्ट बनेगा। नहीं तो अगर डेवलपर ने फंड डाइवर्ट कर दिया है तो 50% सेल होने के बावजूद भी, ब्रेक इवन पॉइंट होने के बावजूद भी, डेवलपर ऐसी स्थिति में कई बार फंसता नजर आता है, जहां पे आने वाले टाइम में फिर प्रोजेक्ट डिले होता है। जी सरावगी जी, आपको ऐसे कितने डेवलपर नज़र आते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन हैं, जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लेते हैं उस प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, उसको साइफन ऑफ नहीं करते, उसको डाइवर्ट नहीं करते? जी, इसमें किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, प्लस माइनस नाम लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रतिशत वाइज अगर आप देखेंगे तो ये बहुत कम प्रतिशत है। ये अगर 100 बिल्डर हैं बाजार में तो एक रफ एस्टिमेट के हिसाब से 10% से ज़्यादा बिल्डर ऐसे नहीं होंगे जो उसी प्रोजेक्ट का पैसा उसी में ईमानदारी से लगाते हैं। वो साइफन ऑफ करते हैं, लैंड बैंक बढ़ा लेते हैं
और उनका बिल्डर का एक सेंटिमेंट है साहब कि हिंदुस्तान की इकॉनमी बुल रन में है, तो वो ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहता है। और आज के तारीख में यही सबसे बड़ा डेंजर है। अगर ज़मीन के दाम बढ़ने बंद हो गए, ग्रोथ परसेंटेज रुक गई, तो जो बिल्डर ने जो डेट पे सब कुछ ले रखा है वो सब कुछ क्रम्बल हो लेगा। वहीं सबसे बड़ा डेंजर। अभी उसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा के आसपास बिल्डर्स एक खास तरह के संकट में फंस गए हैं। हाँ इसी जी, मामले में जी 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 क्या मामला है वो? वहाँ पे नोएडा, ग्रेट नोएडा में जो जमीन अधिग्रहण था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट पे सब लोग जो ये थे किसान थे, उन्होंने केस कर रखा था कि हमसे नाजायज़ तरीके से ज़मीन ली गई है और बिल्डर को नाजायज़ तरीके से दे के प्रॉफिट पहुंचाने की स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है कि यदि आपको मुआवजा नहीं मिला है, ज़मीन का पोजीशन आपके पास है, तो आप ज़मीन कतई नहीं देंगे अग्रिम फैसले तक। अब अग्रिम फैसला साल में भी आ सकता है, 2 साल में भी आ सकता है। इससे कम से कम 30 प्रोजेक्ट, करीब 40,000 फ्लैट प्रभावित होने की उम्मीद है। तो हम अपने दर्शकों को एक सलाह देना चाहेंगे कि उस इलाके में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो फिलहाल अपना वो इरादा है वो मुलतवी कर दीजिए। उस इलाके में पैसा लगाने से पहले अच्छी खासी आप रिसर्च कीजिए और यानी पता कर लीजिए कि कोई बिल्डर डेवलपर उस तरह के मामले में फंसा हुआ तो नहीं है। आपने अगर वहाँ पैसा लगा दिया तो फिर बहुत आसानी से वो पैसा आपका नहीं निकल पाएगा। क्यों प्रदीप जी, आपका क्या मानना है? बिल्कुल जोशी जी, जैसा आपने ठीक कहा कि जो अभी सिम्टम्स नज़र आए हैं उस बेस के ऊपर हम आपको यही कहेंगे कि इवेल्युएट प्रॉपर कर लें, टेक्निकल वेरिफिकेशन कर लें, और बेटर है कि उस एरिया से अभी बचें। आसपास कोई और एरिया है जहाँ पे ये डिस्प्यूट अभी नहीं सामने नज़र आ रहा है ऐसा कुछ, उन एरिया में आप देख सकते हैं। और बैंक लोन अगर होता है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जी, हम एक कॉल ले लेते हैं सिरसा से नंदलाल जी की। इसी मुद्दे से जुड़ा एक सवाल सरावगी जी आपसे पूछूंगा कि अगर कुछ लोगों ने उन प्रोजेक्ट्स में जो 30 बिल्डर डेवलपर हैं उनके प्रोजेक्ट में अगर पैसा लगा दिया है तो वो पैसा कैसे वापस ले सकते हैं? क्या उसके लिए कोई रास्ता है? हो सकता है हमारे दर्शकों में से किसी व्यक्ति ने पैसा लगा रखा हो वहाँ पर। फिलहाल हम सिरसा से नंदलाल जी की कॉल ले लेते हैं। नंदलाल जी बताइए, क्या पूछना चाहते हैं आप? नंदलाल जी, नंदलाल जी जी, एक कॉलर है प्रभाकर जी एमपी से, मध्य प्रदेश से। बताइए प्रभाकर जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं मध्य प्रदेश में उज्जैन में रहता हूँ। आप मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं? जी जी। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह से प्रभाकर जी? उज्जैन। उज्जैन से, जी जी जी। मेरा लड़का तो सर्विस करता है गुड़गांव में जी, और लड़की करती है लाजपत नगर में। जी बिल्कुल ठीक है। और अब क्या है कि समझ लो कि जैसे भाई मेरे को उनके लिए मतलब कि एक रेसिडेंशियल अभी हाल फिलहाल में लाजपत नगर में रह रहे हैं, तो मेरे को अगर कोई मकान दिल्ली में लेने की इच्छा हो मेरी, तो मेरे को किस एरिया में लेना चाहिए जो मेरे लिए दोनों के लिए सुटेबल पड़े? और आप मेरे को ये बताओ कि साहब कि मेरा बजट जो है वो अपने 30 से 35 लाख रुपए का है। जी ठीक है। और आप मेरे को गज में इसमें मत बताना, हमारे यहाँ पे स्क्वायर फीट चलता है, तो आप स्क्वायर फीट में बताना मेरे को। बिल्कुल स्क्वायर फीट में बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 30-35 लाख रुपए देने के बाद कुछ आपको लोन भी लेना पड़ेगा, और चूंकि आपके दोनों बच्चे कमाते हैं तो वो आप बैंक का लोन रिपे करने की पोजीशन में भी हैं। इसलिए हम आपको ऐसा कोई विकल्प बताएंगे जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट भी देना पड़े और अच्छा अगर अकोमोडेशन मिलती है तो वो भी हम आपको सुझाव देंगे। प्रदीप जी, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए 30 से 35 लाख के बजट में अप्रूव्ड प्रॉपर्टी आपको मिलना थोड़ा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। आपको द्वारका की साइड देखना चाहिए जहाँ से गुड़गांव और लाजपत नगर के लिए कनेक्टिविटी आपको अच्छी मिलती है। वहाँ पे 70 to 80 लाख का बजट आपको रखना पड़ेगा अगर आप 2 BHK देख रहे हैं DDA की प्रॉपर्टी, तो थोड़ा सा बजट को एक्सीड कीजिए, साथ में लोन अवेल करिए, तो आपके बजट के अंदर ये प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। और टेक्निकली ठीक है, कनेक्टिविटी द्वारका की अच्छी है। मैं समझता हूँ ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा। जी, क्योंकि इससे कम में प्रॉपर्टी दिल्ली में लाजपत नगर में तो कभी सोच भी नहीं सकते, 70-80 लाख में भी नहीं सोच सकते 2 BHK। और
कनेक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए प्रभाकर जी तो द्वारका से अच्छी कोई जगह नहीं है। आप रोहिणी की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन रोहिणी में प्रॉपर्टी और महंगी मिलेगी जी। क्यों, आपका क्या मानना है? देखिए गुड़गांव और जैसे इन्होंने लाजपत नगर बताया जी। तो उस बीच में एरिया जो बेटर सूट करता है, जहाँ से गुड़गांव और लाजपत नगर दोनों एक्सेस हो सकता है, वो मुझे द्वारका नजर आ रहा है। इसीलिए द्वारका का ऑप्शन मैं समझता हूँ इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी। और उधर नोएडा, ग्रेटर नोएडा की ओर जाते हैं तो द्वारका जो इनके बेटा नौकरी करता है उसके लिए गुड़गांव वो बहुत दूर पड़ेगा उनको। इसमें एक विकल्प और आप प्रभाकर जी देख सकते हैं कि जो ये छतरपुर वाला इलाका है, वहाँ पे छतरपुर का एरिया अभी अनऑथराइज था, वो ऑथराइज कॉलोनीज में है, जल्दी रजिस्ट्री भी चालू हो सकती है। अगर आप वो एरिया देखना चाहें तो लालडोरा की बात कर रहे हैं आप? लालडोरा जो ऑथराइज हुआ है, वहाँ पे कई अच्छे तरह के बिल्डर फ्लोर बने हैं, वो आपको 50-1 लाख रुपए में 2 बेडरूम वहाँ मिल सकता है। उसकी कनेक्टिविटी ठीक है, मेट्रो वहाँ पास है आपके लिए, गुड़गांव भी नज़दीक है, लाजपत नगर वाया मेट्रो भी पास है। छतरपुर बहुत अच्छा विकल्प है, लेकिन इनको ये देखना होगा कि वो लालडोरा की जो जमीन है उसकी उसके टाइटल उस पर फ्लैट बने हुए होने चाहिए। और कई बार दिल्ली के लोग ऐसा झांसा देते हैं कि आपको लगेगा कि इससे भला आदमी कोई हो ही नहीं सकता, और आपको भी अफसोस होगा कि ऐसे भले आदमी से पहले क्यों नहीं मिला, लेकिन वो आपको ठगने में बिल्कुल माहिर होते हैं। तो आप पहले प्लीज़ आप चेक कर लेना कि क्या वाकई वो लालडोरा है या नहीं है। कई बार एक्सटेंडेड लालडोरा होता है, उसमें उस तरह की अप्रूवल नहीं मिलती है जितनी ओरिजिनल लालडोरा में। अब एक्सटेंडेड लालडोरा में भी कार्रवाई चल रही है। जी। तो इसलिए आप एक बार जो है उसको चेक जरूर कर लें, और साथ में ये जरूर देख लें कि पार्किंग की फैसिलिटी है या नहीं है, क्योंकि इस तरह के फ्लैट्स में पार्किंग की फैसिलिटी नहीं होती है। जब दोनों बच्चे कमा रहे हैं, जाहिर है देर सवेर उनके पास गाड़ी भी होगी, हो सकता है अभी भी गाड़ी हो, तो पार्किंग की फैसिलिटी आप एक बार जरूर देखें। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का भी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का भी ध्यान रखें। फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि हमारे साथ 2 एक्सपर्ट हैं, प्रदीप मिश्र और पंकज सरावगी। कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन मिला सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 66450017, 66450018। मिलते हैं ब्रेक के बाद।